नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज और कल उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, 2 दिन तक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू, घोड़ा खच्चर संचालन और डंडी कंडी और स्वच्छता को लेकर हुए फैसले। सतपुली में पहाड़ कटिंग के दौरान हादसा, चट्टान गिरने से पौड़ी हाईवे बाधित, 2 दिन तक आवाजाही ठप। उत्तराखंड में निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र ने पहली किश्त की जारी, 759 करोड़ की मंजूरी। उत्तराखंड में बिगड़ने वाला है मौसम का मिजाज, 23 से 24 को भारी बारिश का अनुमान। देवभूमि में बाघ हुए खूंखार, बढ़ रहे हमले, 19 दिनों में 6 लोगों की वन्यजीवों के हमले से हो चुकी मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड देश में अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से अलग ही पहचान रखती है। जहां एक तरफ उत्तराखंड के सैकड़ों स्कूल जर्जर हालात में टूटने को तैयार हैं, हजारों गांव पेयजल के लिए जूझ रहे हैं, शिक्षा चिकित्सा आज भी कंधे के सहारे चल रही है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड के सांसद हैं कि वे अपनी सांसद निधि हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर बरसा रहे हैं। इनमें रानी साहिबा टिहरी, गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह सबसे आगे हैं। एक आरटीआई के अनुसार उत्तराखंड की सांसद निधि का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विकास में खर्च हुआ है, जिससे प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है। ऐसे में विपक्ष को बड़ा मुद्दा चुनाव के आने से पहले अब मिल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के कई गांव आज भी पानी समेत बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। वहीं राज्य के सांसद अपनी सांसद निधि का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। ये खुलासा सूचना के अधिकार के तहत सामने आया है। आरटीआई से मिला दस्तावेजों के मुताबिक उत्तराखंड के सांसदों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में ट्यूबवेल लगवाने, स्कूल व सामुदायिक भवन निर्माण और जल निकासी जैसे कार्यों के लिए करीब 1 करोड़ 28 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की है। इस मामले को लेकर भाजपा जहां इसे सांसदों का वैधानिक अधिकार बता रही है, वहीं विपक्षी दलों ने प्रदेश के 8 सांसदों पर जनता के साथ धोखा करने का गंभीर आरोप लगाया है। देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे माननीय सांसद वो अपना जो उनका बजट, जो उनकी निधि है, उसका खर्च अपने ही संसदीय क्षेत्र में करते हैं। लेकिन कई बार जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं वो भी कहीं पर बाहर बसे होते हैं, तो उनकी कुछ भावनाएं होती हैं। उनकी भावनाओं के अनुरूप कुछ एक सीमित मात्रा में उन्हें राशि दे दी होगी, अन्यथा उनके जो सांसद निधि है उसका पूरा का पूरा खर्च उनके संसदीय क्षेत्र में ही होता है। आज बहुत ही अचंभित कर देने वाली एक खबर छपी है कि उत्तराखंड, हमारे प्रदेश के कई सांसद गणों ने अपनी सांसद निधि को प्रदेश के इतर बाहर के राज्यों में खर्च किया है। यह बहुत ही विस्मय की स्थिति है कि प्रदेश के सांसदों की निष्ठा इस प्रदेश में सीमित न होकर अन्य प्रदेशों में भी उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है और वो निष्ठा अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से, जिस प्रदेश से हमारे माननीय सांसद बने हैं, उस प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। हमारा प्रदेश ऐसे ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं। उत्तराखंड की सांसद निधि का यूपी और अन्य राज्यों में उपयोग किए जाने को लेकर राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ राज्य देवी आपदाओं से जूझ रहा है और विकास कार्यों के लिए धन की कमी महसूस कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को एक नया मुद्दा हाथ लग गया है। भाजपा का साफ कहना है कि सांसद अधिनियम 2024 के तहत कोई भी सांसद अपने राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में भी अधिकतम 50 लाख रुपए तक की धनराशि विकास कार्यों के लिए खर्च कर सकता है। भाजपा का कहना है कि यह सांसदों का अधिकार है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो वर्तमान में परिस्थिति सामने आई है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य की स्थिति खराब है और हाँ, राज्य के जो हमारे सांसद हैं
वो संसद निधि का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसका सदुपयोग राज्य की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी निधि को बाहर राज्यों में अपने चहेतों को बांट रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आज एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिससे उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गए है। उत्तराखंड की देवतुल्य के साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। उसने अपने 8 के 8 सांसद जो उत्तराखंड से होते हैं, 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा, सब भाजपा की झोली में डालने का काम किया। लेकिन भाजपा के सांसदों ने बदले में क्या दिया? उस उत्तराखंड को जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, सड़क के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पताल के लिए, इन सांसदों ने भाजपा के दूसरे राज्यों में तमाम योजनाओं में पैसा लगा दिया और उत्तराखंड को ठेंगा दिखा दिया। देखिए, सांसदों का विशेष अधिकार है। 2024 के बाद जो नए नियम आए उसमें सांसद 50 लाख तो प्रति वर्ष अपनी निधि का अन्य राज्यों में पूरे भारत में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। पहली बात तो हमें क्षेत्रवाद, भाषावाद, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, छोटी चीज़ों पर नहीं बांटना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस इस प्रकार की बात कर रही है तो कांग्रेस के सांसदों ने तो गोवा और महाराष्ट्र तक जो है सांसद निधि दी है, उसके भी आंकड़े आपको मैं दे देता हूँ। लेकिन महारानी और अन्य जो हमारे सांसद हैं, उनके पास उत्तराखंड के निवासी हैं, अन्य प्रदेशों में निवास करते हैं। जब उनकी समस्या वहाँ नहीं सुनी जाती तो हर उत्तराखंडी के साथ जो है हम है ना, भाजपा है। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में सांसद निधि खर्च करने की छूट नियमों में हुए बदलाव के कारण हुई है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2024 को जारी पत्र के अनुसार पीएमएस फंड के खर्च संबंधी नियमों में संशोधन किया गया है। अब सांसद देश में कहीं भी विकास कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन एक वित्तीय वर्ष में इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए तय की गई है। हालांकि सवाल सिर्फ खर्च का नहीं है, सवाल उस उत्तराखंड का है जो आज भी देवी आपदाओं के जख्मों से उबर नहीं पाया है, जहां का हर नागरिक कर्ज के बोझ तले दबा है। ऐसे में क्या सांसदों द्वारा अपने ही प्रदेश के बजाय दूसरे राज्यों में जनता का पैसा खर्च करना उचित है? और वह भी तब जब प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां और जमीनी सच्चाई से सभी सांसद भली भांति परिचित हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जनता को इन सवालों के जवाब अपने जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने औपचारिक रूप से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नितिन नबीन की ताजपोशी के बाद पीएम मोदी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने नितिन नबीन को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और जमकर तारीफ की। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं।
आगे बढ़ते खबरों में भारतीय जनता पार्टी को 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने व नितिन नबीन के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के अवसर पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र पर विश्वास करती आई है और उसी के आधार पर लोकतांत्रिक प्रणाली से नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। प्रदेश महामंत्री ने नितिन नबीन को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष की युवा सोच व नेतृत्व के आधार पर अन्य राज्य जहां भाजपा सत्ता में नहीं है वहां भी भाजपा का परचम लहराएगी। देखिए, पंचनिष्ठाओं के आधार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर्व के निमित्त बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक, मंडल स्तर से जिले स्तर में, प्रदेश स्तर में और उसके पश्चात आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो घोषणा विधिवत रूप से हुई है, इसको हम सब लोगों ने एक संगठन पर्व के रूप में लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में एक अटूट विश्वास है और इस विश्वास के कारण से हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है। उसमें विधिवत रूप से उन्होंने नामांकन पत्र लिया, उसकी जांच हुई, तत्पश्चात उनकी घोषणा हुई है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर शताब्दी नगर में हाई अलर्ट दिखाई दे रहा है। डीजीपी स्वयं हाई लेवल बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन करते नजर आ रहे हैं। गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डीजीपी दीपम सेठ स्वयं यहां पहुंचकर पुलिस और खुफिया अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा इंतजामों की गहन समीक्षा कर चुके हैं। उन्होंने बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा, ड्रोन सर्विलांस, एंटी सैबोटाज चेकिंग को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की राजधानी में संस्कार भारती महानगर इकाई की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें भारत माता पूजन उत्सव व सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। तय हुआ कि 25 जनवरी को बीएस नेगी महिला प्राविधिक संस्थान में कार्यक्रम आयोजित होगा। बैठक में संस्था की प्रांतीय अध्यक्ष व कैंट विधायक सविता कपूर सहित संस्था के पदाधिकारी व सदस्य शामिल रहे। नमस्कार आपका। आज हम यहाँ संस्कार भारती की हमारी बैठक हो रही है और हमारी महानगर की देहरादून की इकाई से हमारे अध्यक्ष, सचिव और पूरे सभी सदस्य यहाँ पर बैठे हैं और 25 तारीख का एक कार्यक्रम रखा है जो कि देशभक्ति का कार्यक्रम होता है और हर वर्ष पूरे देश में संस्कार भारती जितनी भी इकाइयाँ हैं ये कार्यक्रम भारत माता पूजन उत्सव के नाम से हम लोग मनाते हैं, जिसमें कि देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम उसमें होते हैं, गीत, कविता, पाठ और नृत्य, नाटिका जो भी उसमें प्रस्तुत करते हैं सब देशभक्ति के आधार पर ही होती हैं। तो आज इसी संबंध में इसकी तैयारी के लिए हमने बैठक यहाँ बुलाई है और सब सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। और अब खबर गदरपुर से है, जहां जमीन के विवाद में उलझे गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तहसील प्रशासन ने विधायक के आवास स्थित कैंप कार्यालय पर नोटिस चस्पाकर 15 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा है। बताया गया कि नोटिस चस्पा करते समय विधायक घर पर मौजूद नहीं थे। विधायक पुत्र अतुल पांडे ने नोटिस रिसीव किया। अतुल के मुताबिक न्यायालय द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब दिया जाएगा। अब इस बात से तो यही प्रतीत हो रहा है कि साजिश है, क्योंकि जगह जगह घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं किसी की जमीन है, कहीं किसी की जमीन है, कहीं किसी की जमीन है और उन जमीनों की माननीय विधायक जी का कोई लेना देना भी नहीं है और उन्होंने स्पष्ट भी किया और सीबीआई जांच के लिए भी कहा है।
तो अब जो है संज्ञान में आया कि यहाँ पर भी जो कैंप कार्यालय है, जहाँ पर आवास है माननीय विधायक जी का, और उसके लिए भी नोटिस जारी किया गया है तहसील द्वारा। और उसी ईमानदारी का नतीजा कि आज कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो मैं तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस नोटिस का जवाब कोर्ट में देना, कोर्ट में दिया जाएगा। और अब खबर नैनीताल से है, जहां पुलिस महकमे ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। हमेशा की तरह ही इस बार भी डीएसए मैदान पर पुलिस की परेड होगी। गणतंत्र दिवस परेड को खास बनाने के लिए परेड के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिसका लगातार कई दिन रिहर्सल किया जा रहा है। परेड में पुलिस जवानों के अलावा ट्रैफिक फायर, पीएसी व सीपीयू के जवान भी सहभागिता करेंगे। पुलिस प्रशासन शहर स्थित जिले के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अलर्ट मोड पर है। जी, अभी आगामी जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का जो सेरेमनी है उसके लेकर जो है प्रिपरेशंस चल रहा है। और उत्तराखंड सरकार, हमारा उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय, जनपद नैनीताल का माननीय डीएम महोदय और उत्तराखंड जनपद नैनीताल का प्रशासन, सभी लोग मिलके हम लोग जो है टीम की तरह जो है यहाँ पर जो है हर वर्ष की भांति यहाँ पर जो है एक भव्य रैतिक परेड का जो आयोजन होता है वो आयोजित किया जा रहा है। हम जो है उस परेड का जो है जायजा लेने के लिए हम यहाँ पर हैं। जो 26 जनवरी का जो विभिन्न प्रकार की प्रिपरेशंस है, जिसमें परेड के अलावा जो है मतलब पहले ध्वजारोहण, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सभी चीज़ों का आयोजन, टोलियाँ, झांकियाँ, इन सब की चीज़ों का आयोजन के लिए विभिन्न टीमें गठित करने। और अब खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट ने चर्चित ब्लॉगर ज्योति अधिकारी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने ब्लॉगर द्वारा देवी देवताओं व पहाड़ की महिलाओं के प्रति की गई टिप्पणियों को लेकर 7 में से 5 मामलों की सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से 3 सप्ताह में अपना जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने ज्योति अधिकारी को संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने को कहा। साथ ही पोस्ट में उचित भाषा का इस्तेमाल जाने की बात भी कही है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत न हो। आज हमने 5 पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल की थी। रिट पिटीशन, जिसमें कोर्ट ने हमें सुना और सरकारी अधिवक्ता साहब को भी सुना, और उसके बाद कोर्ट ने हमें इसमें स्टे ग्रांट किया है और सरकार को 3 हफ्ते में अपना जवाब देने के लिए कहा है। मामला जैसे कि आपको पता है कि बीच में ज्योति अधिकारी जो हल्द्वानी में ब्लॉगर है, उनने अपना एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उनके खिलाफ 7 एफआईआर उत्तराखंड में फाइल हुई थी। और अब खबर कालाढूंगी से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के बैलपड़ाव न्याय पंचायत अंतर्गत जन की सरकार जन के द्वार शिविर आयोजित हुआ। सिंचाई विभाग के डाक बंगले में आयोजित कार्यक्रम में डीएम ललित मोहन रयाल ने इस दौरान समस्याएं सुनकर अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक बंशीधर भगत ने की। साथ ही राज्य मंत्री सुरेश भट्ट व दर्जा राज्य मंत्री पूरन नैनवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान न्याय पंचायत स्तरीय शिविर में 150 से ज्यादा शिकायतें पंजीकृत हुई, जिनमें कुछ का मौके पर ही निस्तारण कर अन्य शिकायती पत्र संबंधित विभागीय अधिकारियों को सौंपते हुए गुणवत्तापूर्ण समाधान कराने के निर्देश दिए गए। जन की सरकार जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज बैलपड़ाव न्याय पंचायत क्षेत्र में यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी, इसमें विधायक जी, प्रमुख जी, राज्य मंत्री जी, सभी लोग उपस्थित हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज के और भारी संख्या में जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं। 150 से ज़्यादा जन की सरकार जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज बैलपड़ाव न्याय पंचायत क्षेत्र में यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी, इसमें विधायक जी, प्रमुख जी, राज्य मंत्री जी, सभी लोग उपस्थित हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज के और
भारी संख्या में जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं। तो 150 से ज़्यादा आवेदन पत्र यहाँ पर आए हैं। अधिकांश जो मुद्दे हैं ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो ज़्यादातर समस्याएं यहाँ पर भूलों की, सिंचाई की। 10 सालों से गौशाला रतनपुर के लिए प्रयास कर रहे थे, जिसका आज हमें वो दिया गया कि आपका मंजूर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्षेत्र में 4 की भूमि के लिए ये बता रहे हैं कि पीपल ट्री के नीचे नियमितीकरण के लिए, और जो क्षेत्र में प्राधिकरण का द्वारा वो किया गया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अपने प्रदेश के हर न्याय पंचायत में जनता की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम चालू किया गया है, जिसके तहत हर न्याय पंचायत में बड़े बड़े विशाल बहुउद्देशीय शिविर यहाँ लग रहे हैं, जिसमें सभी विभागों के लोग आए हैं। आज बैलपड़ाव में उसी क्रम में बैलपड़ाव न्याय पंचायत का कार्यक्रम है, जो एक सफल कार्यक्रम कहा जा सकता है। काफ़ी बड़ी भीड़ संख्या में लोग आए हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां विभिन्न स्तरों पर होने वाले खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का नाम इस साल बदलकर मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी रखा गया, जिस पर सरकार ने सुर्खियां बटोरते हुए कई दावे किए थे। अब एक वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं कि उनका चयन सांसद स्तर पर होने के बाद भी किसी तरह की वित्तीय सहायता तो दूर, मार्ग व्यय तक नहीं दिया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता अमरेंद्र बिष्ट ने कहा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। आरोप लगाया कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है। भाजपा केवल राजनीति करना जानती है, जमीन पर उनकी सारी योजनाएं बेअसर हैं। कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब वो हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाली कहावत है। निश्चित तौर पर मतलब ये चाहते ही नहीं है कि इस राज्य का जो खिलाड़ी है उसको वो उनका बच्चा जो है वो खिलाड़ी बन पाए। तो ये इस तरीके से ये सिर्फ कहते हैं, ये गुड़ दिखाते हैं, ये गुड़ खिलाते नहीं हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से चरित्र रहा है। मैं कह रहा हूँ, आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, इन्होंने हाल में ही क्या किया है कि आप देख रहे होंगे कि सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।